हैं, शुरू करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहना चाहता है कवि, पहले ही सवाल में फटाक से देखिएगा। अगर ये सेशन आप ठीक से समझ रहे हैं, आप ये मान लीजिए कि आपके नंबर 15 नंबर पूरे रिवाइज्ड हैं और सारे टॉपिक कवर्ड हैं। ठीक है, चलिए खैर समझते हैं। पुराने सारे मैराथन देखिए, बस बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है आपका, है ना। जितना नीडेड है उससे ज्यादा है चैनल पे पढ़ने के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, पोल में जवाब देंगे आप। A student after performing poorly in mathematics, एक बच्चा है जिसने खराब प्रदर्शन किया है गणित में, उसके बाद reflects that she does not understand word problems because she rushes through them। एक बच्ची है जिसने मैथ्स में खराब परफॉर्म किया, खराब प्रदर्शन आया, उसने कोई टेस्ट दिया, पेपर हुआ, उसमें देखा मैथ्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उसने रिफ्लेक्ट किया, चिंतन किया, मनन किया कि यार मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको समझने में मैं जल्दीबाजी कर देती हूं, पढ़ के उनको सॉल्व करने में, इसके चक्कर में वो गलत हो जाती हैं। बात सही है। इन द नेक्स्ट टेस्ट शी कॉन्शियसली स्लोज डाउन एंड अंडरलाइंस की इंफॉर्मेशन बिफोर सॉल्विंग। अब जब अगला टेस्ट होता है क्लास टेस्ट, तो वो कॉन्शियसली चेतन रूप से ध्यान रख करके इस चीज का स्लो डाउन करती है, धीमे पढ़ती है, पहले समझती है की इंफॉर्मेशन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले कि सवाल कहना क्या चाहता है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि आप सवाल को जल्दीबाजी में पढ़ के सॉल्व कर दे रहे हैं, लास्ट का कोई वर्ड ही नहीं देखा कि नॉट लिखा था या क्या पूछा था पढ़ के समझ नहीं पाए। ये मैं आपको बहुत बार कहती भी हूं कि अगर आपने क्वेश्चन को पेडागोजी के ठीक से पढ़ के समझ लिया, 50% काम आपका वही हो गया, है ना। कई लोग कहते हैं जब आप कराते हो सवाल तो हो जाता है, खुद से करते हैं तो नहीं होता। इसके दो ही मतलब है कि या तो आप पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं सवाल को, और इसका एक और मतलब क्या हो सकता है, जो दूसरा मतलब है कि आपने प्रैक्टिस कम की है ना, कि यहां सवाल हो जा रहे हैं और खुद से नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब प्रैक्टिस में कमी है और आप पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं। पढ़ के नहीं समझ पा रहे हैं, उसमें प्रैक्टिस की कमी भी शामिल है। चलिए खैर आते हैं, समझते हैं। दिस बिहेवियर बेस्ट इलस्ट्रेट्स, क्या इलस्ट्रेट करता है ये व्यवहार, कि गणित में खराब प्रदर्शन करने के बाद एक छात्रा को एहसास होता है कि वह शाब्दिक प्रश्नों को इसलिए नहीं समझ पाती, जो वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं होते कि भाई इतने आम थे, इतने एप्पल थे, ये ऐसे, इसका 2x हुआ, इसके पिताजी की आयु इतनी है, इसकी आयु x है, इसकी 2x होगी। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है। बच्ची ने क्या किया, रिफ्लेक्ट किया और अगली बार स्लो डाउन करके देखा क्या कर सकते हैं। 80% लोग सही जवाब इसमें दे रहे हैं। दिस बिहेवियर बेस्ट इलस्ट्रेट्स मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन। ये जो रिफ्लेक्ट करना है, चिंतन मनन, रिव्यू, रीप्लान, ये सब जो करना है, ये आपकी मेटाकॉग्निटिव स्किल्स में आता है। रिहर्सल तो जस्ट वो है, रिवीजन टाइप है ना। रिहर्स कर रहे हैं आप, कुछ बोलने से पहले कोई नंबर याद कर रहे हैं, तो मेमोरी में रिहर्सल काम आता है कि आप रिवाइज कर रहे हैं किसी चीज को। एलैबोरेशन, इलैबोरेट का विस्तारण करना, विस्तारण नहीं है यहाँ पे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नए तरीके को अपनाने की बात की गई है। रिफ्लेक्ट किया गया है जो एक्सपीरियंस हुआ है और उसको आगे कैसे बेटर करना है उस पर बात हुई है। तो स्कैफोल्डिंग में तो कोई और हेल्प देगा, वो होगा। तो मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन या परासंज्ञानात्मक विनिमयन है, यानी आप अपनी लर्निंग को मैनेज कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो मेटाकॉग्निशन के माध्यम से। ठीक है जी। मेटाकॉग्निशन क्या होता है, आप एक स्ट्रेटेजी बना रहे हो अपनी लर्निंग में सुधार की, कि एक बच्चे को समझ आता है कि वो जहां बैठता है वहां वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो सीटिंग चेंज कर देता है। ये सवाल आया हुआ है पिछली बार। तो रिव्यू करना, रिफ्लेक्ट करना, यानी चिंतन मनन करना, प्लान करना, स्ट्रेटेजाइज करना, स्ट्रेटेजी बनाना कि भाई मैं ये वाला, जैसे आप पेपर सॉल्व करने जाएंगे तो कल हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि आप पेपर सॉल्व करें तो इन इन चीजों का ध्यान रखें। तो आपको पहले से पता होगा, आपने सोचा हुआ है कि मुझे ये वाला सेक्शन पहले करना है। यार ये नया माइक मंगाओ, ये केबल बहुत ज्यादा उलझी रहती है, पूरी बैंड बज गई है। चलिएगा, हाँ, तो ये सब मेटाकॉग्निशन का पार्ट है कि आप प्लान करते हैं, रिव्यू करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, स्ट्रेटेजाइज करते हैं, एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि कहाँ कमी रह गई, कैसे सुधारें अगली बार के लिए। तो ये थर्ड ऑप्शन है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, या आपकी अवेयरनेस अबाउट योर ओन इमोशंस, योर ओन थिंकिंग, ये सब मेटाकॉग्निशन में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा और बताइएगा कि क्या कहना चाहता है कवि सवाल नंबर 2 में। While solving a complex word problem, a teacher asks students to explain each step aloud and relate the problem to similar situations solved earlier. ऐसा होता नहीं है कि मेटाकॉग्निशन पे एक सवाल ना है, एक एक टॉपिक जो भी हम कर रहे हैं, एक एक सवाल 100% क्वेश्चन आता ही है। सीटेट सिलेबस में छोड़ता नहीं है एक भी सवाल, पूरे सिलेबस से कवर होते हैं सवाल, समझ रहे हो। तो अगर हम देखें, एक जटिल शब्द समस्या को हल करते समय शिक्षक छात्रों से प्रत्येक चरण को जोर से समझाने और समस्या को पहले हल की गई समान स्थितियों से जोड़ने के लिए कहता है कि पहले उस तरह की प्रॉब्लम अगर कोई सॉल्व की है सिमिलर, तो उससे जोड़ के इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लो जो करंट प्रॉब्लम है। दिस इंस्ट्रक्शन अप्रोच प्राइमरीली स्ट्रेंथन्स, क्या है ये रणनीति, किस चीज को बढ़ावा देती है,
बताओ, कोई बात नहीं, तैयारी ज्यादा अच्छी नहीं है, बिल्कुल बेकार, फिर भी पेपर देके आओ, पेपर नहीं छोड़ना है, सीटेट नहीं छोड़ना है, कोई अटेम्प्ट काउंट नहीं हो रहा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सिर्फ नोट्स पढ़ जाओ, मैंने कमेंट्स में पिन किए हुए हैं, फ्री नोट्स हैं, ये पढ़ के भी पेपर देने चले जाओ। क्वालिफाइंग एग्जाम है, यू नेवर नो, और आप दिमाग से खाली नहीं हो, ये मत सोचो ब्लैंक स्लेट नहीं हो आप, ठीक है। खराब एग्जाम, खराब तैयारी में पेपर देने जाओ, साल भर बाद पेपर आएगा तो आपका चांस मिस हो चुका होगा। देखो, एफर्ट करके फेल होना अच्छी बात होती है, बिना एफर्ट करे ही हार मान लेने से, समझ रहे हो, अंत तक लड़ना होता है। कर्ण को नहीं देखा महाभारत में? एनीवे, आ जाओ। दिस इंस्ट्रक्शनल अप्रोच प्रीमेरली स्ट्रेंथन्स, क्या ये शिक्षण पद्धति किसको सुदृढ़ करती है? फंक्शनल फिक्सनेस एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग को। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे एक क्वेश्चन आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये नेगेटिव है, फंक्शनल फिक्सनेस बाधा बनता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग बाधा बनती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग चाहिए और फंक्शनल फिक्सनेस नहीं चाहिए, नेगेटिव है ये। बिलीफ, परसेवरेंस एंड इंट्यूटिव थिंकिंग, विश्वास, दृढ़ता और सहज सोच। हाँ, इंट्यूटिव थिंकिंग अच्छी होती है, बट बिलीफ, परसेवरेंस ये है कि वो एक ही चीज पे आप लगे हुए हो, ये मेंटल सेट जैसा होता है, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि आपको कई बार स्ट्रेटजी बदलने की जरूरत होती है, ना कि अपने एक बिलीफ पे अडिग रहने की, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है ना, यहाँ पे रिजिडिटी आ जाती है बिलीफ परसेवरेंस में। वर्बलाइजेशन एंड एनालॉजिकल थिंकिंग, ये बात एकदम सही है कि बच्चा जब बोल बोल के किसी चीज का समाधान सोचने की कोशिश करेगा, और जैसा उसने किसी और सेम सिचुएशन में जिस चिंतन का इस्तेमाल किया होगा, जिसको एनालॉजिकल थिंकिंग कहते हैं, कि आपने पहले भी उस तरह की कोई सिमिलर प्रॉब्लम सॉल्व की है, तो जो एलिमेंट्स वहां कॉमन थे उनको यहां पे यूज कर लिया, और साथ में कुछ और नई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी लगाने की कोशिश की, कुछ नया भी सोचा। ट्रायल एंड एरर एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं चलेगा, ये सिमिलर प्रॉब्लम, ट्रायल एंड एरर में तो सिमिलर प्रॉब्लम नहीं होती, वो तो आप रैंडम एफर्ट कर रहे होते हैं ट्रायल एंड एरर में, समझ रहे हो, कि ऐसे ही रैंडम एफर्ट मार रहे हैं, अक्कड़ बक्कड़ में वो हो जाता है वो कई बार। तो वर्बलाइजेशन एंड एनालॉजिकल थिंकिंग ये हेल्पफुल होती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वहीं फंक्शनल फिक्सनेस और मेंटल सेट नेगेटिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज, यानी अच्छी अधिगम तकनीक का कौन सा एक उदाहरण है इन 4 ऑप्शंस में से, 5 ऑप्शंस में से। तो पहला है सेटिंग गोल्स एंड टाइम टेबल्स, लक्ष्य बनाना, एक टाइम टेबल बनाना, गोल्स, भाई मेरे को तो 140 लेके आने, 130 लेके आने, या मुझे पेपर पास करना है, उस हिसाब से टाइम टेबल बनाना, बात तो सही है। इसमें क्या होगा, लर्निंग की इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी है ये, कि आपने एक टाइम टेबल बनाया, एक गोल सेट किया, बात सही है। मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स एंड कॉन्सेप्ट मैप्स, यानी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स बनाना, कॉन्सेप्ट मैप बनाना, फ्लो चार्ट बनाना, उससे भी अंडरस्टैंडिंग या समझने में चीजें आसानी होती है, याद करने का या सीखने का इफेक्टिव तरीका है चीजों को समझने का, बिल्कुल सही बात है। थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स के बारे में सोचना और नॉन एग्जाम्पल्स, गैर उदाहरण और उदाहरण दोनों के बारे में सोचना। देखिए, एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल दोनों अच्छे होते हैं, एक क्वेश्चन आता ही है इस पे। एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है किसी चीज को जो क्लियरली क्लैरिफाई करे, नॉन एग्जाम्पल है जो इनडायरेक्टली उस चीज का कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट करके उसको क्लियर करे। जैसे हम कहें मेटल्स का उदाहरण है लोहा, गोल्ड, वॉटएवर, कि ये धातु हैं, वहीं हम एक प्लास्टिक का पेन दिखा रहे कहीं भाई ये नॉन मेटल है, ये मेटल नहीं है तो प्लास्टिक है, तो इससे क्लियर हो गया क्या मेटल नहीं है। जब आप बर्ड्स का उदाहरण दे रहे हैं और आपने कहा हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन बर्ड्स में नहीं आता, तो आपको क्लैरिटी होगी उस कॉन्सेप्ट के बारे में एक नॉन एग्जाम्पल से जो उसके बारे में नहीं है, ठीक है जी। एक्सप्लेनिंग टू अ पीयर, ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है कि आप अपने दोस्त को समझा रहे हैं, अपने हम उम्र को समझा रहे हैं कि भाई ये वाला टॉपिक ऐसे होता है, इसको आपने प्याजी का सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, आपकी भी अच्छा रिवीजन हो जाएगा, है ना। कहा जाता है ना, टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस, बात सही है। सेल्फ क्वेश्चनिंग, यानी खुद से सवाल पूछना, बिल्कुल सही है, आप अपने आप को क्लियर करने के लिए, अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए, तो पांचों बातें सही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि कोई भी चीज एक नेगेटिव नहीं है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हिंड्रेंस बनेगी या अच्छी तरह से लर्निंग में, इफेक्टिव लर्निंग में, प्रभावी अधिगम में प्रॉब्लम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, फटाक से समझेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि असर्शन है और रीजन है, क्या है स्टेटमेंट, इन एशियन कल्चर्स विच स्ट्रेस सोशल हार्मनी एक्सप्रेशंस ऑफ एंगर आर डिस्करेज्ड एंड शेम इज एनकरेज्ड, यानी जो एशियाई संस्कृति हैं, जैसे भारत हो गया, जापान है, चाइना है, जो एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ पे जो कल्चर है वो सामाजिक सद्भावना का है कि सोशल हार्मनी बनी रहे। क्रोध की अभिव्यक्ति को बुरा माना जाता है, हतोत्साहित किया जाता है कि गुस्सा नहीं करना है ना, और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है कि यार शर्म करो, अपने से बड़ों से कैसे बात कर रहे हो, है ना, या फिर सब में भाईचारा रहे इसलिए अपना एंगर को पी जाओ, है ना, गुस्सा नहीं करना है। तो एंगर भी एक इमोशन है। तो एशियन कल्चर्स में क्या है, हम कहते हैं भाई गुस्सा एक्सप्रेस नहीं करना, शेम को बहुत फोकस करते हैं। वहीं अगर हम देखें तो ये सारे भी इमोशंस हैं, इनको भी एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। तो ये बात तो सही है कि एशियन कल्चर्स में, क्योंकि हम सोशल हार्मनी की बहुत ज्यादा बात करते हैं,
तो ये चीज है कि एंगर को शेम किया जाता है, या एंगर को कम डिस्करेज करते हैं, हतोत्साहित करते हैं, और शेम को एनकरेज करते हैं। रीजन क्या है? इमोशंस आर सब्जेक्टिव एंड डू नॉट प्ले एनी रोल इन लर्निंग। देखिए, कॉग्निशन और इमोशन जो है जुड़े हुए हैं, इंटरट्वाइंड हैं, जब तक बात किसकी ना आ जाए, ज़ोंग की ना आ जाए। आपका दिमाग और दिल, यानी आपके इमोशंस, आपकी थिंकिंग और आपके इमोशंस एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर पॉजिटिव इमोशंस होंगे, बच्चा अच्छा सीखेगा। तो ये कहना तो गलत है कि भावनाएं तो सब्जेक्टिव होती हैं, यहां तक ठीक था, लेकिन कोई रोल प्ले नहीं करती, ये नहीं कह सकते। लर्निंग में रोल प्ले करते हैं बच्चे के इमोशंस। अगर बच्चा बहुत ही दुख में है, उसके जीवन में कोई घटना घट गई है, किसी एक पेरेंट की डेथ हो गई है, कोई ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट हो गया है, तो उसकी लर्निंग पे प्रभाव पड़ेगा उस चीज का। या सेक्सुअल अब्यूज हुआ है बच्चे के साथ, या फिर वो एंग्री है, या फिर वो बहुत फियर में है, या फिर वो एक डिस्गस्ट, कोई भी नेगेटिव इमोशन अगर वो फील कर रहा है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा नेगेटिव। ठीक है ना? तो ये बात सही है फर्स्ट कि ऐसा होता है, लेकिन आर इज नॉट द राइट थिंग। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, जो कि आप लोग 69% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे और क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। ये क्या कहता है? आर टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स टू मेंटेन अ लर्निंग जर्नल वेयर दे नोट। एक शिक्षक है जो छात्रों को एक अधिगम डायरी रखने के लिए कहता है, जिसमें वे निम्नलिखित बातें नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? फर्स्ट है व्हाट दे अंडरस्टैंड, यानी उनको क्या समझ में आया जब टीचर ने पढ़ाया। तो व्हाट कंफ्यूज्ड देम, यानी उनको कंफ्यूजन किस चीज में हुई जो पढ़ाया गया है उस टॉपिक में, कंफ्यूजन कहां है उनको। एंड हाउ दे प्लान टू इंप्रूव, और जहां कंफ्यूजन है उसको इंप्रूव करने का, उस कंफ्यूजन को दूर करने का क्या प्लान है उनके पास, कि वो अपने दोस्त से पूछेंगे, टीचर से आके एक्स्ट्रा पीरियड में पूछेंगे, है ना, या टीचर्स रूम में जाकर के पूछेंगे, ट्यूशन टीचर से पूछने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, है ना। ट्यूशन टीचर, हालांकि ट्यूशन कोई बहुत लीगल चीज नहीं है स्कूल टीचर के लिए, ठीक है ना। तो उन्हें क्या समझ आया, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल टीचर के लिए, उन्हें क्या समझ आया ये नोट करेंगे, एक डायरी बनाएंगे जिसमें कि क्या सीखा हमने इस चैप्टर से, क्या समझ नहीं आया ये लिखेंगे, और आगे सुधार की क्या योजना है ये लिखेंगे। अब आप देख रहे हो प्लानिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग, रिफ्लेक्टिंग, तीनों चीजें हो रही हैं। जब उनको समझ में क्या आया तो मतलब रिफ्लेक्ट करेंगे बच्चे, चिंतन करेंगे कि क्या सीखा आज मैंने, ठीक है। कंफ्यूज किस चीज ने किया, तो वो रिव्यू कर रहे हैं, ठीक। हाउ दे प्लान टू इंप्रूव, प्लानिंग में तो डायरेक्ट जो स्ट्रेटेजाइजिंग है वो यहां आ जाएगा कि स्ट्रेटेजी क्या है आगे की। दिस प्रैक्टिस प्रीमरली डेवलप्स, क्या डेवलप होगा इससे, सिंपल जवाब है मेटा कॉग्निटिव अवेयरनेस बच्चे में डेवलप होगी। वो अपनी ही थिंकिंग पे सोच पाएगा, रिफ्लेक्ट कर पाएगा, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी थिंकिंग के प्रति अवेयरनेस आएगी बच्चे में। बात सही है कि नहीं। ये कोई बिहेवियरिस्टिक रीइंफोर्स, निमोनिक स्ट्रेटजीज याद रखने के लिए होती हैं, जैसे हमने पियाजे के PCSE जो 4 डेवलपमेंट के टाइप्स हैं वो याद किए हुए हैं। SPCF पियाजे के शॉर्ट फॉर्म्स जो हमने बनाए हुए हैं वो निमोनिक है, याद रखने की टेक्निक्स है, मेमोरी की टेक्निक्स है, ना कि ये सब है। सोशल लर्निंग, यहाँ कोई ग्रुप में सीखने की बात तो हुई नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है छठा सवाल, ये कहता है असर्शन है एक तरफ, यानी कथन है, टीचर्स शुड आस्क स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई देयर ओन एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग द कॉन्सेप्ट। यानी शिक्षकों को संकल्पना या फिर संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरण और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। क्या आपने मान लीजिए बर्ड्स के बारे में पढ़ाया, तो आपने कहा बच्चों को कि खुद से सोचें कि बर्ड्स का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नॉन एग्जांपल है बर्ड्स का या पक्षियों का। तो बच्चे खुद बताने लग गए कि ये बर्ड्स में आते हैं, ये बर्ड्स में नहीं आते हैं। वो खुद से सोच रहे हैं इस बात पे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो एग्जांपल और नॉन एग्जांपल हमने क्या बात की थी, अच्छी बात है, अच्छी चीज है, सीखने में हेल्पफुल होते हैं एग्जांपल भी और नॉन एग्जांपल भी। एग्जांपल जो डायरेक्टली उस बात को क्लियर करे, नॉन एग्जांपल जो इनडायरेक्टली उस चीज को क्लियर कर ले, कॉन्ट्रास्ट दिखा करके। जैसे अगर मैं कहूं कि रेड कलर ऐसा दिखता है और मैं साथ में आपको ब्लू कलर दिखाऊं कि ये रेड नहीं है, कॉन्ट्रास्ट है। तो एग्जाम्पल जो डायरेक्ट उस चीज को क्लैरिफाई कर रहा है और नॉन एग्जाम्पल जो इनडायरेक्टली उसको क्लियर कर रहा है, कंट्रास्ट दिखा करके। बात सही है। रीजन क्या है इसका, थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल्स लीड्स टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट व्हाइल नॉन एग्जाम्पल्स टेंड टू कंफ्यूज द स्टूडेंट्स। यानी अगर आप एग्जाम्पल के बारे में सोच रहे हैं तो एग्जाम्पल सोचने में बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और नॉन एग्जाम्पल से कंफ्यूजन दूर होगी। दोनों बातें सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो कि आपका 4th ऑप्शन में गिवन है। फर्स्ट क्यों दे रहे हो आप लोग, आर क्यों गलत है भाई। टीचर शुड आस्क स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई देयर ओन एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग द कॉन्सेप्ट, सही है। थिंकिंग ऑफ एग्जांपल्स लीड्स टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट व्हाइल नॉन एग्जांपल्स टेंड टू कंफ्यूज, या राइट। यहां पे इन्होंने गड़बड़ कर दी, आपने ध्यान से पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा। नॉन एग्जांपल्स टेंड टू कंफ्यूज द स्टूडेंट्स, नहीं भाई, नॉन एग्जांपल पॉजिटिव वर्ड है।
अच्छी चीज है नॉन एग्जाम्पल, कंफ्यूज नहीं करेगा, क्लियर करेगा। तो ए तो सही है, बट आर इज फॉल्स, जो कि आप लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। बात सही है। जो लोग कह रहे हैं डर लग रहा है, पेपर होगा नहीं होगा, ये सब छोड़ दीजिए। जो आपके हाथ में वो है, आप पेपर देने जाएं, काम करें, पढ़ लें, रिवाइज कर लें। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, अब बाकी आपको पता ही है ना, नेचुरल है। पेपर से पहले डर नहीं लग रहा है, इसका मतलब या तो जरूरत से ज्यादा पढ़ लिए हैं या फिर बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। तो वो सबको थोड़ा थोड़ा डर लगता ही है, इवन बहुत तैयारी वालों को भी लगता है, ठीक। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, और ये तो शुरुआत है, इसके बाद भी तो पेपर देने हैं, अभी तो कहानी शुरू हुई है, पार्टी शुरू हुई है अभी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, एनी पेडागोजी विच कंसिडर्स सब्जेक्ट मैटर। अभी तो जीवन के बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं आपको, आंसू तो वहां निकलेंगे। देखिए एक बार, एनी पेडागोजी विच कंसिडर्स सब्जेक्ट मैटर एज एन एंड इन इटसेल्फ इज लाइकली टू यील्ड डैश अमॉन्ग स्टूडेंट्स। यानी कोई भी अध्यापन या कोई भी पेडागोजी या कोई भी पढ़ाने की टेक्निक जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है, यानी जो पढ़ा दिया है, जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, वही फाइनल है, इसके बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसा आपकी जो कंटेंट स्टडी है या पेडागोजी या टीचर का मेथड ये मानता है, तो वो विद्यार्थियों के बीच क्या पैदा कर सकता है कि जो टेक्स्ट बुक है वही फाइनल है, जो कंटेंट है वही फाइनल है, इसके बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए ये आपके पेपर के लिए ठीक है, क्योंकि आपका पेपर एक लिमिटेड सिलेबस देता है और जो पेपर है वो कॉम्पिटिटिव है एंड ऑल, बट नॉर्मल केस में ये बहुत अच्छा पेडागोजिकल तरीका नहीं है कि आप बस इतना पढ़ लो। मैं तो आपको कह देती हूँ, नोट्स दिए हुए 30 में से 30 आ जाएंगे उसी से, फ्री नोट्स हैं, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और भी सब्जेक्ट के नोट्स आए हुए हैं, है ना। 15 में से 10 कम से कम आ जाएंगे इंग्लिश पेडागोजी में, हिंदी में 10 कम से कम आ जाएंगे, सिर्फ इन्हीं नोट्स को पढ़ने से। ज्यादा बड़े नोट्स भी नहीं है, 10-10 पेज के हिंदी इंग्लिश पेडागोजी के, और आपके इसके 50 पेज के होंगे सीडीपी के। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि ये पेडागोजिकली बहुत अच्छा तरीका बाद में नहीं है, जब आप बच्चों को सिखा रहे हैं, क्योंकि उनको एक्सप्लोर कराना है आपको। यहां पे आप कह रहे हैं बस इतना पढ़ लो, सब्जेक्ट मैटर लिमिट कर दिया आपने, तो बच्चे की थिंकिंग जो वो दिशाओं में सोच सकता था, डिस्कवर कर सकता था, उसका मौका ही नहीं दिया आपने। तो इससे क्या होगा, एप्रिसिएशन फॉर मास्टरी, मास्टरी पे ध्यान थोड़ी, आपने तो कंटेंट सब्जेक्ट मैटर लिमिटेड कर दिया, ठीक है ना। डिजायर फॉर इनोवेशन, क्यों करेंगे वो इनोवेट जब उनको पता है ये 4 चैप्टर है, ये पढ़ के चले जाओ पेपर में, बस इसी से आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। मोटिवेशन टू लर्न, क्यों आएगी मोटिवेशन टू लर्न, उतना ही पढ़ेगा वो जितना जरूरी है। रेजिस्टेंस टू एक्सप्लोर, जब आप कंटेंट को या सामग्री को, विषय वस्तु को लिमिट कर देते हैं चैप्टर्स में, या कंटेंट को लिमिट कर देते हैं, बस इतना ही पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ जाओ, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना, तो क्या होगा, फिर आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात नहीं हो रही, बट बच्चे को अगर आपने बचपन से यही आदत डाल दी कि हमारी टीचर तो प्री बोर्ड से पहले या पेपर से पहले कुछ 50 सवाल इंपॉर्टेंट करा देती है, उतना ही करना होता है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, तो बच्चा एक्सप्लोर नहीं करेगा। रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, प्रतिरोध डेवलप हो जाएगा एक्सप्लोरेशन के प्रति। जबकि बच्चे को हर दिशा में सोचना आना चाहिए, वो इंटरनेट की भी सहायता ले, वो एक्स्ट्रा किताबें पढ़े, वो अपने प्लेजर के लिए कोई किताब पढ़े, एक्सटेंसिव रीडिंग जिसको कहते हैं, है ना, एक्सप्लोर करना आना चाहिए। वो मम्मी पापा से पूछे, इतिहास जरूरी नहीं है ना वो किताबों से ही पढ़ेगा, अपनी दादी से पूछे कुछ कि उस समय क्या रहता था, कौन से सिक्के चलते थे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, यानी एक रुकावट आ जाएगी एक्सप्लोरेशन के प्रति, अगर हम सिर्फ सब्जेक्ट मैटर तक ही सीमित रखेंगे बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, जीवन से भी जोड़ना है ना अधिगम को, एक्सप्लोर कराना है बच्चे को। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एट्रीब्यूशंस फॉर फेलियर ऑन अ टास्क। एट्रीब्यूशंस का मतलब है कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, फैक्टर्स की बात हो रही है। सेट ऑफ फैक्टर्स फॉर फेलियर ऑन अ टास्क इज लाइकली टू मोटिवेट अ स्टूडेंट फॉर फ्यूचर अटेम्प्ट्स। किसी कार्य में विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से आरोपण में एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों से प्रेरित करने की संभावना है। यानी फेल हुआ है बच्चा, बट इस फेलियर का ठीकरा किस पे फोड़ा है आपने, इस पे डिपेंड करेगा कि बच्चा आगे प्रयास करेगा या छोड़ देगा तैयारी। यानी एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर, यानी जब आप फेल होते हैं, फेल होना जीवन में एकदम निश्चित बात है, हमेशा हर जगह कोई सफल नहीं होता, और ऐसे लोग एक जगह भी असफल हो जाते हैं, मुश्किल हो जाता है उनका जीना, कई बार जीवन तक त्याग देते हैं, क्योंकि आदत हो गई थी बस जीतने की हर जगह, समझ रहे हो। तो अगर आप देखेंगे यहां, तो जब आप फेल हो रहे हैं तो वो एट्रीब्यूट किस पे कर रहे हैं कि क्यों हुआ ऐसा, ब्लेम किस पे कर रहे हैं, या ब्लेम भी सही शब्द नहीं है, कि वो बात किस पे डाल रहे हैं। अगर आप सही जगह वो एट्रीब्यूट कर रहे होंगे, उस चीज को सही जगह क्रेडिट दे रहे होंगे, तो आप दोबारा ट्राई करेंगे, नहीं तो आप नहीं करेंगे। तो कौन सा तरीका एट्रीब्यूशन सही है। पहला है आई एम नॉट इंटेलिजेंट एंड इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड। यदि आप बच्चा ये मान ले कि इंटेलिजेंस फिक्स होती है और मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, तो फिर वो अगली बार ट्राई नहीं करेगा, क्योंकि इंटेलिजेंस तो फिक्स है, अब क्या करे बेचारा। जबकि इंटेलिजेंस को आपको क्या मानना है, फ्लेक्सिबल मानना है, या हम कहें एबिलिटी इंक्रीमेंटल होती है, हम ये मान के चलते हैं पेडागोजी में, जो कि है भी, ह्यूमंस में पोटेंशियल होता है, आप जो चाहे सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, फिक्स नहीं है। इंटेलिजेंस या एबिलिटी को फिक्स नहीं मानना है, इंक्रीमेंटल मानना है, यानी इंक्रीमेंट हो सकता है, बढ़ सकती है ना, बढ़ोतरी संभव है, बच्चा सीख सकता है। अगर आप एज अ टीचर ही ये मान लेंगे कि नहीं इसको तो जितना आता है इतना ही आएगा, तो मामला खराब है फिर।
ऑप्शन 2 क्या है, आई डिडंट पुट इनफ एफर्ट दिस टाइम ऑल्दो आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग सो। यार मैंने इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया, हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूं। अगर आप खुद से सच बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जितने एफर्ट की जरूरत थी उतना एफर्ट किया नहीं है। जब आप फेलियर का एट्रीब्यूशन या ठीक रहा अपने एक्शंस पे या ऐसी चीजों पे फोड़ेंगे जो कंट्रोलेबल हैं, जैसे कोई ये कहे पेपर बहुत खराब आ गया या अब क्या करूं, अब तो टाइम नहीं है, ये वो बेकार की चीजें हैं। आपको ये देखना आप क्या कर सकते हैं, है ना। तो यहां पे सिंपल है कि बच्चा अगर अपने एफर्ट को तो बढ़ाया जा सकता है ना, फोकस्ड है तो वो अगली बार मेहनत कर लेगा। टीचर वॉज बायस्ड टुवर्ड्स मी एंड आई कांट चेंज हर परसेप्शन अबाउट मी। ये आपने बहुत बार देखा होगा, ये कई बार हो सकता है किसी केस में कि ऐसा हो, बट ये आपके कंट्रोल में नहीं है। और आप अगर बहुत बेहतर हैं तो कोई कितना भी बायस होगा, मतलब आपके हाथ में क्या है, आपका एफर्ट। तो बच्चे का फेलियर का एट्रीब्यूशन ये नहीं होना चाहिए अरे पैनल में कोई और बैठ गया था, है ना, मेरे ही कॉपी गलत चेक हो गई थी, फलाना हो गया था, मेरे ही जीवन में मुश्किलें थी, है ना। होंगी, हो सकता है आपके जीवन में एक्चुअली मुश्किलें हो, बट फर्क किसी को पड़ता नहीं है। ठीक, तो मैंने इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया, आप तो इस बात पर फोकस करिए कि अगली बार मैं पर्याप्त प्रयास करूंगा तो सीख जाऊंगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे तो टीचर थोड़ी बदल देंगे आप अगली बार। दिस पर्टिकुलर एग्जाम फॉल्स ऑन ट्यूजडे एंड ट्यूजडे इज माई अनलकी डे। ये फालतू बातों से दूर रहना है कि भैया ट्यूजडे को ये पेपर होता है और ट्यूजडे तो मेरे लिए बहुत अनलकी है, या फलाना दिन तो मेरे लिए बहुत अनलकी है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया था, पेपर देने जा रहा था या जा रही थी इसलिए गड़बड़ हो गई, पता नहीं किसकी शक्ल देख ली थी सुबह। ये सब सुनते हैं ना हम लोग आसपास, सब फालतू चीजें हैं, यूजलेस चीजें हैं सीखने के लिए। सीखने में काम का ये है कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपने एफर्ट पे फोकस करेंगे तभी आप वो बढ़ा पाएंगे, अदरवाइज बाकी सब कचरा है। ठीक, तो फेलियर का एट्रीब्यूशन कोचिंग पे, किताब पे, घर वालों पे, इन सब पे ना डाल के आप देखिए कि अगली बार आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे को वो एक इंक्रीमेंटल एबिलिटी की तरफ हमें रखना है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या है भाई असर्शन, इट इज एडवाइजेबल नॉट टू रिलाई ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट व्हाइल कंडक्टिंग असेसमेंट फॉर लर्निंग। ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जिसमें क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और आपका क्या कहते हैं उसको, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, एनआरटी, क्राइटेरियन और एनआरटी। तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो है बड़ी पॉपुलेशन के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए ये सही नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि इनमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। भाई मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं वो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा जैसे अभी आप दे रहे हैं। पेपर फाइनल देके आ गए उसमें कोई गुंजाइश नहीं है फॉर लर्निंग की, वो तो ऑफ लर्निंग है। तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट तो ऑफ लर्निंग के लिए होते हैं, फाइनल एक डिसीजन मेकिंग के लिए होते हैं, ना कि फॉर लर्निंग के लिए। कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं होती इनमें। रीजन क्या है, तो ये बात सही है, ये बात सही है, ये गलत नहीं है कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो है एडवाइजेबल नहीं है असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए। दिस इज ट्रू। रीजन क्या है, इन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग स्कोर्स आर कंपेयर टू अ सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ये बात भी सही है कि जो क्राइटेरियन यानी जैसे सीटेट ही है, एक सेट स्टैंडर्ड है कि 60% नंबर आएंगे तो आप पास हो जाएंगे। नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है, जैसे DEET+B का एग्जाम है, KVS का एग्जाम है, वहां मेरिट बनेगी, दूसरों से कंपैरिजन होगा। यहां किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं है, कोई नॉर्मलाइजेशन हो नहीं हो कोई आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको 90 नंबर लाने हैं, बात हो गई खत्म, इधर उधर का सोचना ही नहीं है। ठीक, तो अगर आप देखेंगे यहां पे दोनों बातें सही है, लेकिन ये इसके बारे में नहीं है। इसमें ये नहीं बताया गया कि ये जो CRT है जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, वो असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए क्यों सही नहीं है। तो दोनों सही है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप लोग 54% लोग पता नहीं क्यों जो है फर्स्ट ऑप्शन लगाए जा रहे हैं, जो कि गलत है। सेकंड ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर ओवर हियर, कि भाई स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एडवाइजेबल नहीं असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए। फिर दूसरी बात इन्होंने कह दी, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जो है जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, स्कोर्स आर कंपेयर टू अ सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। एक सेट स्टैंडर्ड के अगेंस्ट स्कोर्स को आप कंपेयर कर रहे हैं, तो ये टीचर में टेस्ट में भी हो सकता है, ये नॉन स्टैंडर्डाइज्ड में भी हो सकता है। वो प्रॉब्लम नहीं है कि किसके प्रति आप कंपेयर कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को, ये बड़ी पॉपुलेशन के लिए बनाया जा रहा है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में नहीं रखते, ये सब समस्याएं हैं, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया ए वाले ऑप्शन का। ठीक, दोनों अपने आप में सही है लेकिन एक दूसरे के लिए सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। कोई कह रहा है फास्ट, चलो फास्ट चल लेंगे। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट स्टूडेंट्स लर्न बेटर इफ आर टीचर। बच्चे अच्छा सीखते हैं, सामान्य अधिगम सिद्धांत ही मानते हैं कि बच्चे अच्छा सीखेंगे यदि फर्स्ट इंट्रोड्यूसेस द, अगर टीचर पहले इंट्रोड्यूस करता है कॉन्सेप्ट को इन इट्स सिंबॉलिक फॉर्म एंड देन मूव्स टू इट्स फिजिकल फॉर्म।
फर्स्ट डिस्कसेस, उल्टा करते हैं जनरली हम, फर्स्ट डिस्कसेस व्हाट इज नॉट नोन टू द स्टूडेंट एंड देन कम्स टू व्हाट द स्टूडेंट ऑलरेडी नोज। जबकि उल्टा होता है, नोन टू अननोन जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात जाते हैं, जो बच्चा जानता है उससे जो नहीं जानता है उसकी तरफ जाते हैं। तो ये भी उल्टा हो गया, ये भी ऑपोजिट है। फर्स्ट इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ओवरऑल एंड देन मूव्स ऑन टू द इंट्रिकेसीज ऑफ इट। ये बात सही है, पहले आप मोटी मोटी बात कर लेते हैं और फिर उसकी डिटेल्स में या कॉम्प्लेक्सिटीज में जाते हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना बोलते हैं इसको। ये बात एकदम परफेक्ट है। फर्स्ट डिस्कसेस द कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ लॉजिक एंड रीजन एंड देन ग्रांट्स अपॉर्चुनिटी टू वेरीफाई द आइडियाज। बात हो रही है कि सीक्वेंस में पढ़ाएं, बात ये नहीं हो रही कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स क्या हैं, ये थोड़ी पूछा है हमसे। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। सलमान अ 5 year old बॉय, सलमान एक 5 साल का बच्चा है और क्या कहना चाहता है सलमान? A 5 year old boy started playing the musical instrument guitar. गिटार बजाना सीख लिया 5 साल के बच्चे ने without any outside instruction when he was 3 years old. आज 5 साल का है, जब 3 साल का था बिना इंस्ट्रक्शन के तभी से बजाना सीख लिया गिटार, बिना किसी टीचर के, बिना किसी हेल्प के। This talent would characterize him as a, सलमान जो कि 5 वर्षीय लड़का है, वह जब 3 साल का था तो उसने बिना किसी बाह्य निर्देश के संगीत के वाद्य यंत्र गिटार बजाना सीख लिया था। इस योग्यता के आधार पर उसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे? टैलेंटेड बच्चा है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि गिफ्टेडनेस 3 प्रकार की होती है। क्या क्या होती है? गिफ्टेडनेस में 3 चीजें आती हैं। एक होते हैं इंटेलेक्चुअली ब्राइट, IIB लिख रही हूं मैं, जिनका IQ ज्यादा होता है ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन टाइप के लोग, या हम कहेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग, ठीक, जो इंटेलेक्चुअली ब्राइट हैं, पढ़ने में अच्छे होंगे, मैथ्स में अच्छे होंगे, लॉजिक में अच्छे होंगे, IQ ज्यादा है, टॉपर टाइप। दूसरे कौन से हैं? दूसरे हैं टैलेंटेड बच्चे। ये भी तो गिफ्टेड है ना। क्या विराट कोहली गिफ्टेड नहीं होंगे? MF हुसैन गिफ्टेड नहीं होंगे? किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में टैलेंट है तो ये भी गिफ्टेड है। और तीसरे आते हैं इसमें क्रिएटिव चिल्ड्रन, यानी कुछ नया करने की क्षमता रखते हैं। MF हुसैन की जैसे मैंने बात की, पेंटिंग बना रहे हैं, कोई नया पैटर्न बना रहे हैं कुछ, ठीक है। तो ये इसमें 3 प्रकार के लोग आते हैं गिफ्टेडनेस में। सिर्फ हाई IQ ही नहीं, आपका इंटेलेक्चुअली ब्राइट जिसको हाई IQ कह रहे हैं, टैलेंटेड बच्चा किसी विशेष क्षेत्र में बहुत अच्छा है, वो कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, कोई गिटार में अच्छा हो सकता है, और कुछ नया क्रिएट करने में। भाई गिटार बजाने में जरूरी नहीं ना आप अपनी ही धुन बजा रहे हो, तो टैलेंट में किसी चीज को करने में बहुत अच्छा है, आउट ऑफ द बॉक्स खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो क्रिएटिविटी, कुछ नया, कुछ नोवल करना, तीनों में से कोई भी एक प्रकार यदि है तो गिफ्टेड है बच्चा। कोई स्लो लर्नर थोड़ी है ये, तो इतनी कम उम्र में अगर गिटार सीख लिया बिना मदद के तो टैलेंटेड बच्चा है, गिफ्टेड बच्चा है, ऑटिस्टिक थोड़ी हुआ, प्रतिभाशाली है, प्रतिभा है उसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन पॉजिटिवली इंपैक्ट लर्निंग? देखिए कॉग्निशन और इमोशन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं आपकी थिंकिंग। कॉग्निशन मतलब जितने भी काम दिमाग से हो रहे हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, जो भी काम दिमाग से होता है वो सब कॉग्निशन में आता है। नॉलेज कैसे बिल्ड होती है, चीजें कैसे समझते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही थियरी आपकी प्याजे ने दी है। ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इंटरट्वाइंड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, बस एक व्यक्ति है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। भाई आप अगर खराब महसूस कर रहे हैं तो आप परफॉर्म भी खराब करेंगे। तो इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस पॉजिटिवली लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन पॉजिटिवली इंपैक्ट लर्निंग? पॉजिटिवली यानी पॉजिटिव इमोशन होगा। एंग्जाइटी पॉजिटिव इमोशन नहीं है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा अगर आप जरूरत से ज्यादा एंग्शियस हो गए तो। बोर्डम ये भी नेगेटिव है, फिर आपका मन नहीं लगेगा काम में अगर आप बोर्डम महसूस कर रहे हैं। फियर भी नेगेटिव है। अब आप ये मत कहिएगा थोड़ी बहुत मात्रा में, इन जनरल देखा जाए तो ये नेगेटिव है। अब ज्यादा और कम चलेगा, बट ओवरऑल एज एन इमोशन नेगेटिव है। पॉजिटिव इमोशन क्या है? होप, उम्मीद है आपको कुछ अच्छा करने की, आशा है, जॉय है, लव है, ये सब पॉजिटिव इमोशन है। क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, अच्छा लगता है कोई काम करने में इसलिए कर रहे हैं, तो वो लर्निंग को पॉजिटिवली प्रभावित करेगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब ये मत कहिएगा हमारे यहाँ एक भैया थे और उनके पापा बहुत पीटते थे, पिटाई की डर से वो IPS बन गए, ये जेन्युइन कहानी है एक, उसका कोई सेंस नहीं है, वो नेगेटिव इमोशंस से बहुत ऐसे। फिर आप देखते हैं युवराज सिंह को आज तक वो अपने इंटरव्यूज में कहते हैं, जो क्रिकेटर रहे हैं, मतलब हैं, अब तो रिटायर्ड हैं, कि उनके पिताजी ने उनको मार मार के जो है क्रिकेटर बना दिया, जबकि उनको बनना नहीं था, उनका बचपन चला गया एक तरह से। तो आप नेगेटिव मोटिवेशन से या नेगेटिव फैक्टर्स से या नेगेटिव इमोशन से बचने के लिए बहुत अच्छा कर भी लें, तब भी वो कोई बहुत एक्चुअल में अच्छा नहीं है, मतलब बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उसके डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। दुनिया के लिए हो सकता है वो दुनिया में बहुत कुछ अचीव कर ले, बाद में हो सकता है उसका इंटरेस्ट भी आ जाए उस चीज में, बट ये बहुत सही सेंटर नहीं है काम करने का।
ठीक है, तो होप इज द राइट वर्ड यहाँ पे। राइट इमोशन, पॉजिटिव इमोशन पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा, नेगेटिव इमोशन नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, अ टीचर आस्क्ड अ स्टूडेंट टू स्पीक हिज थॉट्स टू हिमसेल्फ। खुद से ही बात करने को कहा बच्चे ने, टीचर ने बच्चे को कि खुद से ही अपने विचारों पे सोचो। When he was somewhat stuck in solving a given problem, जब किसी प्रॉब्लम पे वो अटक रहा था तो खुद से बात करके सोचने को कहा उस बच्चे को। Soon enough after doing so, students exclaims, I know the answer now। बच्चा क्वेश्चन पे अटक रहा था और टीचर ने कहा खुद से बात करो, सोचो इस पे, बताया था ना एक दिन। अब वो खुद से वर्बलाइज कर रहा है, बात कर रहा है, अब उसको अचानक से एक आंसर आ जाता है। Which problem solving strategy has helped the student in this केस? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी फंक्शनल फिक्सनेस नहीं होती, ये बैरियर होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, बाधा बनता है, नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव मत मानना। फंक्शनल फिक्सनेस है, एक ही तरीके पर अटके रहते हैं आप, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दूसरा तरीका आपके दिमाग में जमता ही नहीं है ना। या किसी चीज को सॉल्व करने का या यूज करने का एक ही तरीका आपको आता है कि ये फोन है तो बस फोन करने के लिए यूज होगा, इसको कैलकुलेटर के लिए यूज नहीं करेंगे, इसको टाइम देखने के लिए यूज नहीं करेंगे, इसको स्टॉक मार्केट देखने के लिए यूज नहीं करेंगे, इसको यूट्यूब देखने के लिए यूज नहीं करेंगे, है ना। ये तो फोन है, इस पे तो बस कॉल होती है। तो ये फंक्शनल फिक्सनेस है भाई, मल्टीपल तरीके से एक चीज को यूज किया जाता है तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बाधा बनता है, हेल्पफुल नहीं होता। निमोनिक्स तो हेल्पफुल होते हैं लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में नहीं, याद रखने में, चीजों को मेमोरी में, चीजों को याद रखने में जो है आपके इमोशंस हेल्पफुल होते हैं, ना कि सॉरी निमोनिक्स हेल्पफुल होते हैं, ना कि कोई बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग में नहीं होते। ये कि प्याजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF से याद रखा हुआ है, ये निमोनिक है, ये टेक्निक है याद रखने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की नहीं है। रिस्पॉन्स सेट भी प्रॉब्लम है। जैसे फंक्शनल फिक्सनेस, किसी चीज को मल्टीपल तरीके से यूज किया जा सकता है, इस बात का ख्याल ही नहीं आता, एक ही तरीके पे अटके रहते हैं कि बच्चा जो है वो रिमोट को जो है एक फोन की तरह भी यूज कर ले रहा है और उसको एक रिमोट की तरह भी यूज कर ले रहा है टीवी के, तो इसका मतलब फंक्शनल फिक्सनेस नहीं है। फंक्शनल फिक्सनेस है एक ही तरीके पे अटके हैं, तो वो प्रॉब्लम है किसी चीज के इस्तेमाल में। रिस्पॉन्स सेट थोड़ा एक्टिविटी सेंटर्ड ज्यादा है, हो दोनों में सेम ही चीज रही है कि वही सेम तरीका रिपीट हो रहा है, तो रिस्पॉन्स सेट में वही घिसे पिटे तरीके जो आज से 5 साल पहले किसी काम में आपने लिए थे, आज भी आप उन्हीं तरीकों पे चल रहे हैं, वो रिस्पॉन्स सेट भी फिर प्रॉब्लमेटिक है, मेंटल सेट कहते हैं इसको, ये भी नेगेटिव ही है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। वर्बलाइजेशन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की अच्छी टेक्निक है, एनालॉजिकल थिंकिंग, कि बच्चा खुद से ही बात करके खुद को दिशा दे रहा है, समझ गए ना, सेल्फ रेगुलेशन का काम है, प्राइवेट टॉक हो रही है, हेल्पफुल है ये, क्यूज मिल रहे हैं, हिंट मिल रहे हैं अपने आप से बात करके या प्रॉब्लम को वर्बलाइज करके, पढ़ के, समझ के, खुद से बोल के। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिसकंसेप्शंस फॉर्म्ड बाय स्टूडेंट्स? भ्रांतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भ्रांतियां या फिर नाइव कॉन्सेप्शंस, जिनको हम मिसकॉन्सेप्शन कह रहे हैं, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कह रहे हैं, बट रॉन्ग कॉन्सेप्शन नहीं कहते हैं मित्र, सही है बात। तो अगर हम देखें तो ये बच्चों की वो थियरीज हैं, वो नाइव कॉन्सेप्शंस हैं जो उन्होंने इंट्यूटिव थियरीज अपने अनुभव के आधार पर बना दी, बट साइंटिफिकली ट्रू नहीं है। जैसे बच्चे ने तालाब में हरे रंग का पानी देखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पानी का रंग हरा होता है। जब टीचर पढ़ा रही है कि वाटर इज कलरलेस, पानी का अपना कोई रंग नहीं होता, तो बच्चा कहता है मैंने तालाब में हरे रंग का पानी देखा था। दूसरा बच्चा है वो कहेगा मैंने तो ब्लू कलर का पानी देखा था अपने स्विमिंग पूल में, ठीक है ना। तो अब ये जो चीज है, ये उसने अपने अनुभव के आधार पे एक ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन बनाया है, एक ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है, मिसकॉन्सेप्शन है ये लॉजिकल नहीं है, बट अपने अनुभव के आधार पर बनाया है, तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको ठीक कराएंगे बाद में डिस्कशन करा के। तो फॉर्म क्या कर रहे हैं इनके बारे में? मिसकॉन्सेप्शंस कैन बी यूज्ड कंस्ट्रक्टिवली बाय अ टीचर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। यस, मिसकॉन्सेप्शंस कैरेक्टराइजेस, आपको सब कुछ यूज करना है, जो भी बच्चा लेके आ रहा है सब काम का है, किया जा सकता है यूज, बट देखते हैं इससे बेहतर ऑप्शन हो तो। नॉट लिखा है, क्या करेक्ट नहीं है? मिसकॉन्सेप्शंस कैरेक्टराइजेस द इनिशियल फेज ऑफ चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन कॉन्सेप्ट। शुरुआत में वो कैसे अपने अनुभव के आधार पर कुछ कॉन्सेप्ट बनाते हैं, ये दिखाती हैं भ्रांतियां। मिसकॉन्सेप्ट, सही बात है, मिसकॉन्सेप्शंस क्लियरली इंडिकेट्स चिल्ड्रंस इनेबिलिटी टू लर्न एनीथिंग न्यू एंड एडवांस्ड। ये बच्चे में कमी निकालना उसके एरर्स के बेसिस पे, एरर्स या भ्रांतियां जो हैं वो हेल्पफुल होती हैं सीखने में, ये बताती हैं कि बच्चा सोचता कैसे है और उसने अपने अनुभव के आधार पे कुछ एक चीज बनाई है कि एक बच्चा ये कहता है कि मेरा जो माँ बाप हैं वो मतलब जो दूध है वो मिल्क बूथ पे मिलता है, क्योंकि उसने अपने अनुभव के आधार पे ऐसा सोचा है, बेशक ये लॉजिकली सही ना हो, ठीक, तो इसको डिसमिस नहीं करना होता। मिसकॉन्सेप्शंस रिप्रेजेंट चिल्ड्रंस इंट्यूशंस अबाउट द प्रोसेस दे ऑब्जर्व अराउंड देम। जो उनके अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने बनाया है वो मिसकॉन्सेप्शन है, इसलिए इसको रॉन्ग कॉन्सेप्शन नहीं कह रहे हैं, ठीक। तो ये हेल्पफुल है, इसको डिस्कशन करके ठीक कराया जा सकता है, लेकिन इससे बच्चे की ये पता नहीं लगता कि वो इनेबल है सीखने में, सीख नहीं सकता, ये कहना गलत होगा। प्रोसेस है, लर्निंग की प्रोसेस का पार्ट है एरर या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, बात सही है। जैसे बच्चों को ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको भी और मुझे भी बचपन में लगता था कि हम जब ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो हमारे साथ पेड़ भी चल रहे हैं, तो ये ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है, ये वैकल्पिक अवधारणा है, ये नाइव थियरी है, मिसकॉन्सेप्शन है, रॉन्ग नहीं कहते हम इसको। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा,
A teacher intends to facilitate procedural knowledge. दो तरह की नॉलेज होती है, एक प्रोसीजरल, एंडरसन ने दिया है दोनों को, प्रोसीजरल और डिक्लेरेटिव नॉलेज। प्रोसीजरल प्रोसीजर बताया जाए जिसमें हाउ टू डू समथिंग, साइकिल कैसे चलाते हैं प्रोसीजर, स्विमिंग कैसे करते हैं प्रोसीजर, भारत की राजधानी क्या है व्हाट। हाउ की बात होगी तो प्रोसीजरल, डेफिनेशन की बात होगी, नॉलेज को जस्ट एक्सप्लेन करने की बात होगी तो डेक्लेरेटिव, डेक्लेरेशन है ना वहां पे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताना है तो डेक्लेरेटिव है, उसको अप्लाई करना है तो प्रोसीजरल है। समझ रहे हो बात, बात ठीक है कि नहीं है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस पर्पस, कौन सा क्वेश्चन जो है अप्रोप्रिएट है अगर प्रोसीजरल नॉलेज को टेस्ट करना है। सिंपल समझ जाओ, हाउ की बात जहां हो रही होगी, हाउ टू सॉल्व एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्वेशन, बिल्कुल सही बात है, इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है ये पूछा है। व्हाट आर दी डीएनए कंपोनेंट्स, अब व्हाट में तो सीधा ये तो डेक्लेरेटिव नॉलेज है, आप डिक्लेरेशन देंगे या फिर यहां पे आप बता देंगे कि है क्या, डेफिनेशन है तो थियरी है। विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, ये भी वन वर्ड आंसर हो जाएगा, इसमें डिक्लेरेशन है, नॉलेज आपको कितना पता है ये बताएंगे आप। हु रोट इंडियन नेशनल एंथम, वन वर्ड आंसर है, जिसमें देखिए क्रिटिकल थिंकिंग के लिए भी वही अच्छा है जो दिशाओं में सोचने पे मजबूर करे, और प्रोसीजरल नॉलेज में भी वही है कि हमें प्रोसीजरल नॉलेज में ना थियरी से हटके प्रैक्टिकल पे जाते हैं हम, या थियरी को अप्लाई कैसे करना है ये आता है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ये क्या कहता है। असर्शन है स्टूडेंट्स शुड बी टॉट सेल्फ रेगुलेटरी नॉलेज, खुद को रेगुलेट करने की नॉलेज, अपनी ही लर्निंग को, अपनी ही रणनीतियों को सही दिशा देने की नॉलेज उनको पता होनी चाहिए, कहां पे, अबाउट व्हेन, वेयर एंड व्हाई टू यूज वेरियस लर्निंग स्ट्रेटजीज, वेरियस लर्निंग स्ट्रेटजीज ये होना चाहिए कि अलग अलग तरीकों को कहां कैसे इस्तेमाल करना है, इस चीज का सेल्फ रेगुलेशन बच्चों को आना चाहिए, सही बात है, मेटाकॉग्निशन बेहतर होगा इससे। A learning strategy is more likely to be maintained and employed if students know when, where and why to use it. ये बात भी सही है, अगर बच्चों को पता होगा कि कहां पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से सेलेक्ट कर पाएगा, सीख पाएगा। दोनों बातें पॉजिटिव हैं, बच्चे के भले के लिए हैं और एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि आप लोग जवाब दे भी रहे हैं भरपूर मात्रा में सही। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, असर्शन क्या कहता है फटाक से समझेंगे। ये है बिफोर स्टार्टिंग टीचिंग ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट अ टीचर शुड रिव्यू प्री रिक्वेस्टेड नॉलेज। भाई एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले टीचर प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करता है कि बच्चों को इसके बारे में कुछ पता है कि नहीं पता है, उसको आता कितना है ये जांचेगा, उस बेसिस पे फिर आगे पढ़ाया जाएगा, ओल्ड नॉलेज से न्यू नॉलेज को जोड़ा जाएगा, है ना, पूर्व ज्ञान से प्रायर नॉलेज से नई नॉलेज को हम जोड़ते हैं। दिस विल हेल्प स्टूडेंट्स ब्रिंग टू माइंड द इंफॉर्मेशन दे विल नीड टू अंडरस्टैंड न्यू कॉन्सेप्ट, इससे बच्चों को आइडिया लग जाएगा कि अब आगे क्या पढ़ना है या कैसे पढ़ना है प्रीवियस नॉलेज से जोड़ करके। रीजन क्या है, ये सही बात है, गलत तो नहीं है। रीजन है कॉर्पोरल पनिशमेंट शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड एज अ स्ट्रेटजी टू रेक्टिफाई द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ लर्नर्स। ये बात भी सही है कि बच्चों को मुर्गा मुर्गी बनाना, आंखें दिखाना, कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंडर, ये गलत बात है। लेकिन यहां कुछ और बात हो रही है, यहां कुछ और बात हो रही है, दोनों बातें सही हैं लेकिन अपनी अपनी जगह सही है, एक दूसरे के लिए सही नहीं है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो कि सेकंड ऑप्शन में कहा गया है। बात सिंपल खत्म हो गई, ठीक। आगे बढ़िए, ये जो 10 से 15 नंबर है ना आपके, ये आपके गलत हो ही नहीं सकते अगर आप थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग लगा दें पेडागोजी की। ये जो सेशन है कंप्लीट पेडागोजी तभी रखा गया है इसको। ड्यूरिंग डिस्कशन ऑन अ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट अ टीचर फाउंड दैट अ फ्यू स्टूडेंट्स हैव सर्टेन मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू दैट कॉन्सेप्ट। एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जिसपे टीचर ने पाया कि कुछ बच्चों के मिसकंसेप्शंस बने हुए हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, वो साइंटिफिकली सही नहीं है। व्हाट शुड बी द टीचर डू, या व्हाट शुड द टीचर डू इन सच अ सिनेरियो। अब ऐसी स्थिति में टीचर क्या करे, भ्रांतियों के साथ तो बच्चों को नहीं भेज सकते, भ्रांतियां क्लियर तो करनी होंगी, है ना, ऐसा तो नहीं छोड़ सकते कि भाई ठीक है कोई बात नहीं बने रहने दो। लेट स्टूडेंट्स टॉक अबाउट द मिसकंसेप्शंस एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर डिस्कवरिंग साइंटिफिक लॉजिक। विद्यार्थियों की भ्रांतियों के बारे में चर्चा करने दो, एक बच्चा कुछ कहेगा, दूसरा बच्चा कुछ कहेगा, फिर एक लॉजिक तक पहुंच पाएंगे वो चर्चा होकर, आप गाइड कीजिए एज अ टीचर, बिल्कुल सही बात है, चैलेंज कीजिए उनको, डिस्कस कीजिए, डिसमिस नहीं करना है। आउटराइटली रिजेक्ट दोज मिसकंसेप्शंस एंड टेल देम द स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन ऑन दैट कॉन्सेप्ट। ये कहना गलत होगा, अगर आपने आउटराइटली ही रिजेक्ट कर दिया, आपने कह दिया, खारिज करा और ये है इसका सही आंसर, तो फिर रटने जैसा हो जाएगा, वो बर्डन हो जाएगा बच्चे के लिए, उसको खुद से फिगर आउट करने देना है, डिस्कशन के माध्यम से सही आंसर तक पहुंचाना है, सही आंसर परोसना नहीं है, समझ रहे हो, सही आंसर तक पहुंचाना है, परोसना नहीं है। फिर आएंगे थर्ड क्वेश्चन पे, क्योंकि बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस को जगाना है ना आपको। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 है रेफर दीज चिल्ड्रन टू अ स्पेशल एजुकेटर एंड रिकमेंड असेसमेंट फॉर अ लर्निंग डिसेबिलिटी। ये आपने कैसे मान लिया कि एक मिसकॉन्सेप्शन हुआ तो बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी ही होगी,
टीचर शुड नॉट रिस्पॉन्ड ऑन दोज मिसकंसेप्शंस एंड मूव अहेड टुवर्ड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नहीं भाई साहब, अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो वो नाइव कॉन्सेप्शन या मिसकॉन्सेप्शन या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन बने रह जाएंगे, वो भ्रांतियां फिर सही नहीं होंगी, उनको करेक्ट कराना है डिस्कशन के माध्यम से, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में ही हुआ है ना। सिर्फ रिजेक्ट करके बच्चों को डांट के फटकार के वैसे काम चलेगा नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज लाइकली टू कीप अ स्टूडेंट मोटिवेटेड फॉर फ्यूचर अटेम्प्ट्स। कौन सा एक बिलीफ है या विश्वास है जो बच्चा भविष्य में प्रयास करता रहेगा या उसके फ्यूचर अटेम्प्ट्स की संभावना बनी रहेगी यदि बच्चा ऐसा सोचे। बिलीफ क्या है, हम सोचते कैसा है, हमने माना क्या हुआ है, तो क्या बिलीफ सिस्टम होगा जो बच्चों को आगे सीखने में हेल्प करेगा। फटाक से बताएंगे आप। पहला है आई एम नॉट इंटेलिजेंट एंड एफर्ट वोंट मेक एनी डिफरेंस टू माई एबिलिटी। अगर बच्चे ने ये मान लिया मैं बुद्धिमान नहीं हूं और एफर्ट करने से कुछ होने नहीं वाला क्योंकि मैं बुद्धिमान नहीं हूं, और जो बुद्धिमान नहीं होते वो सीख नहीं सकते। अब जब हम ये मान के चल रहे हैं कि हर एक बच्चा सीख सकता है ना, एबिलिटी टू लर्न है या एबिलिटी जो है इंक्रीमेंटल है, बढ़ाया जा सकता है क्षमता को मेहनत करके सीख करके, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर बच्चा ये मान लेगा कि मैं तो इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं तो सीख ही नहीं सकता, तो बात तो वहीं खत्म हो गई, फिर वो सीख ही नहीं सकता। बिलीफ सिस्टम नेगेटिव हो गया ना। आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग गिवन टास्क इफ आई पुट रिक्वायर्ड एफर्ट इन माई अटेम्प्ट्स। भाई मैं कर सकता हूं ये टास्क यदि मुझे मैं जितना जो कार्य मुझे दिया गया है ये करने में मैं सक्षम हूं, यदि मैं प्रयत्न ठीक से करूं, यदि मैं एफर्ट करूं तो पेपर पास हो जाएगा। ठीक है। आई एम एन अनलकी पर्सन एंड माई लक नेवर फेवर्स माई सक्सेस। ये लक अनलक पे अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स पे आप डालते रहेंगे जो आपके हाथ में है ही नहीं, तो फिर आपका बिलीफ सिस्टम बर्बाद हो चुका है। फिर वही है, हजारों करोड़ की जो बिजनेसेस हैं वो बनेंगे, मतलब ठीक है बिजनेस है वो सही है, बट वो आपके अंधविश्वासों पे बन जाएंगे फिर, है ना। समझ गए मैं क्या कह रही हूं। एनीवे कि फिर आप किसी को हाथ दिखाएंगे और कहीं कुछ और करेंगे, किसी को कुछ, मतलब अलग अलग चीजें इसमें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उन चीजों को ठीक करने में फिर आप लग जाएंगे। ठीक है ना। आई लैक द एबिलिटी टू डू वेल इन, मैं ये कह ही नहीं रही कि वो एग्जिस्ट करते हैं, सही है गलत है, बट आप ना फोकस करें उन पे, फोकस करें अपने एफर्ट पे। आई लैक द एबिलिटी टू डू वेल इन साइंस एंड इट इज बियॉन्ड माई कंट्रोल टू चेंज इट। ऐसा नहीं है कि आप में क्षमता ही नहीं है सीखने की, अगर बच्चे ने ये मान लिया, ऐसा थोड़ी होता है कि किसी सब्जेक्ट में क्षमता ही नहीं है, सीख ही नहीं सकता, तो ये पहले से नहीं मान लेना है ना। यहां कोई साइंस की बात हुई है, ये तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20वां सवाल क्या कहता है। नॉलेज अबाउट हाउ टू डू पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड। किसी काम को कैसे करते हैं इस चीज का ज्ञान क्या कहलाता है। बताइए ये रिश्ता क्या कहलाता है, किसी विशेष कार्य को कैसे करना है इसके ज्ञान को क्या कहा जाता है। जल्दी से बताएंगे आप, बहुत तेजी से, आप बहुत ही समझदार लोग हैं, जल्दी बताओ। फोर्थ ऑप्शन 62% लोग कह रहे हैं। यार आप लोग 11:30 बजे भी रात के डटे रहते हैं, बढ़िया। फोर्थ ऑप्शन प्रोसीजरल नॉलेज, बिल्कुल। जब हाउ की बात होगी तो प्रोसीजर, कि कैसे करते हैं कोई चीज, कपड़ा कैसे सिलते हैं, प्रोसीजर, बाइक कैसे चलाते हैं, प्रोसीजर। जस्ट डेफिनेशन लिखनी हो तो डिक्लेरेटिव नॉलेज, कि नाउन की डेफिनेशन बता दो। ठीक है। व्हाट अगर बताना हो तो डिक्लेरेटिव, घोषणात्मक ज्ञान। हाउ बताना हो तो प्रोसीजरल। कंडीशनल और एसिमुलेटिव का कोई यहाँ कोई सेंस नहीं, यही दो एंडरसन ने बात की है इन पे, और इनसे एक क्वेश्चन आ जाता है।